Okay, hello everyone. Welcome back to our online classes. लास्ट क्लास तक हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस और उसके जो लिमिटेशंस थी, उसके बाद में हमने इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और एक्सरसाइज भी की थी एनसीईआरटी की। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे एरर्स। ओके, तो अब ये एरर क्या होती हैं, व्हाट आर द एरर्स। तो बेसिकली प्रैक्टिकल्स हम करके कई सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेज़रमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमारी मेज़रमेंट की रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है। तो कई बार जो ट्रू वैल्यू जो होती है, ट्रू वैल्यू का मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक अनसर्टेन होता है। ऑब्वियसली वो उसका किसी को पता नहीं है कि वो कितना होगा। तो उस चीज़ को हम कहते हैं एरर्स। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इसकी। ये बेसिकली कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछेगा एरर्स की, तो सिंपली आप यही कहेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये कह रहा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज़ करिए हमारे पास में जैसे सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास में जो स्केल होता है, नॉर्मल स्केल, अब उस स्केल के अंदर यूज़ करते करते वो काफ़ी पुराना हो गया, तो उसके अंदर की जो रीडिंग्स होती हैं, जो नंबर लाइंस होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी मिट जाती हैं। तो जब मिट गई तो हम एक्यूरेटली, अगर हमें किसी लेंथ को मेज़र करना है तो हम एक्यूरेटली उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। क्या पता हम उसकी रीडिंग को भी एक्यूरेटली ना देख पाएँ। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि हम जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है उसको हमारे नज़र के एकदम सामने रख के उसको चेक करना पड़ता है। इन केस अगर हमने उसको नज़र के एकदम सामने ना रख के उसको थोड़ा सा नीचे कर लिया या ऊपर रख, नज़र के लेवल से, हमारे जो देखने का जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उस हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने अगर उसको ऊपर रखा थर्मोमीटर को या फिर नीचे रखा, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी रीडिंग होती है वो रीडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली आप खुद से भी करके देख सकते हैं कि अगर थर्मोमीटर है सामने, उसका जो कितने लेवल तक उसमें मरकरी का लेवल कहाँ तक पहुँचा है, उस लेवल को मेज़र करने के लिए सबसे पहले आप सीधे बैठ के हॉरिजॉन्टली देखिए, और हॉरिजॉन्टली देखने पर अगर उस थर्मोमीटर को आप हॉरिजॉन्टली पकड़ कर मेज़र करते हैं तब उसकी रीडिंग देखिए, और उसको 1 फुट, ये कुछ समझिए कि हाफ फुट ऊपर अपने हॉरिजॉन्टल से ऊपर रख के देखें या फिर हाफ फुट नीचे रख के देखें, तो दोनों में ही आपको डिफरेंस मिलेगा। तीनों केस में हमको डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरीके से एरर्स जो हैं कई तरह की होती हैं, तो उन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये अनसर्टिनिटी ही क्या कहलाती है, एरर। Whenever an experiment is performed, two kinds of error can appear, indeterminate and determinate। तो जो डिटर्मिनेट होती है उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं, और जो इनडिटर्मिनेट होती है वो नॉन सिस्टमेटिक होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब जिनको हम कैसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो इनडिटर्मिनेट एरर्स होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं कि मान लीजिए कोई जो प्रैक्टिकल की रीडिंग जो ले रहा है, तो वो रीडिंग लेने वाला जो पर्सन है वो नया है, उसने अभी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रीडिंग करने का, प्रैक्टिकल्स करने का। तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर रीडिंग लेते हुए मिस्टेक करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये रैंडमली है, रैंडम एरर है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की कितनी एफिशिएंसी, उसको हम किस बेस पे जांचेंगे कि कितना एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन अगर कोई नया पर्सन है तो उसकी वो तुरंत भी सीख सकता है और कुछ टाइम भी लगा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि हम उसको तुरंत जो है कह नहीं सकते कि इसकी एरर का कितना लेवल है, वो हम मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने रखा इनडिटर्मिनेट एरर में। फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल कंडीशंस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फ्लक्चुएशंस, बाहर के फ्लक्चुएशंस का मतलब हो गया कि वहाँ बाहर टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज आया, वेरिएशन आया, तो उसकी वजह से भी हमारी रीडिंग्स में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सपोज़ करिए अगर उसमें अमाउंट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगा, या फिर उसके अंदर जो कंडक्टर है, कंडक्टर्स ओवर हीट हो गया, तो ओवर हीट होने की वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो सकता है,
तो जो हमने वायर लिया वो एक्यूरेटली 100 सेंटीमीटर का नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर भी कोई एरर आ सकती है। तो ये सब क्या है, ये इनडिटर्मिनेट है जिनको हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिटर्मिनेट एरर। तो डिटर्मिनेट एरर्स अकर ड्यू टू द एरर इन द प्रोसीजर, मिसकैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि सपोज करिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि इस स्टेप के बाद में स्टेप करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जो किए जाते हैं तो उसमें वन बाय वन एक स्टेप के अकॉर्डिंग हमें करना रहता है, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए कोई स्टेप आपने छोड़ दिया तो वहाँ से गलती आ सकती है। मिस कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया, उसको सही, सपोज करिए वहाँ पे ज़ीरो एरर आ रही है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ है कि सपोज करिए ओम्स लॉ का ही हम अगर एग्जांपल लेके चलते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर और अमीटर में जो नीडल है वो ज़ीरो पर नहीं है। ठीक है, सपोज करिए कि वोल्ट मीटर और अमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो ज़ीरो पर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में सपोज करिए यहाँ पे ये इस टाइप से वोल्ट मीटर या अमीटर की इस टाइप से यहाँ पे रीडिंग रहती है और ये नीडल है। ठीक है, अब ये नीडल सपोज करिए यहाँ पर 0 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 वोल्ट तक का ये वोल्ट मीटर जो है रीडिंग ले रहा है। लेकिन अगर ये नीडल 0 पर एक्यूरेटली नहीं लाई कर रही, ये 0 से पीछे है या फिर 0 से आगे रह गई, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। तो ये सब एरर्स हैं, डिटर्मिनेट एरर्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डेफिनेशन में हम देखें तो ये प्रिसीजन क्या है, मेजरमेंट विद रिलेटिवली स्मॉल इंडिटर्मिनेट एरर। मेजरमेंट जिसके अंदर इनडिटर्मिनेट एरर जो है वो स्मॉल हो, छोटी हो, कम हो। जैसे सपोज करिए कि अगर हम कोई रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग हमारी जो भी रीडिंग ले रहे हैं वो लगभग एक बराबर आ रही है, एक ही जैसी आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी हाई प्रिसीजन है। लेकिन एक्यूरेसी में क्या हो गया कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे वहाँ पे लो एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो होती है ये वेरिएशन है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू से कितना कम डिफरेंस आ रहा है। और प्रिसीजन किस चीज़ को शो करता है कि अगर हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं तो उस केस में सभी वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो एक ही पॉइंट पर आती हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक नेक्स्ट इस पे ये डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिखाए, ये देखिए ये एक्यूरेसी को शो कर रहा है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये किसको, एक्यूरेसी को शो कर रहा है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया कि टारगेट ये रहा, सेंटर में ये है इसका टारगेट, और जितने भी हम निशाने लगा रहे हैं वो सारे के सारे टारगेट के आसपास ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्यूरेसी है। ठीक है, लेकिन सेकंड डायग्राम में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे के सारे तीर एक ही जगह पर, एक ही निशाने पर हैं, लेकिन टारगेट से दूर हैं। देखिए सारे के सारे एक ही निशाने पर लग रहे हैं लेकिन टारगेट से दूर हैं। तो टारगेट से दूर होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर प्रिसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेसी लो है। लो प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी और हाई एक्यूरेसी को समझने के लिए ये सेकंड डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड मान लीजिए, सेकंड डायग्राम दिया हुआ है। इस सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं जो सेकंड डायग्राम का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज, डॉटेड वैल्यू जो दिखा रही है, ये सपोज करिए कि ये हमने जो शॉट मारे टारगेट में हिट करना था हमें, तो जहाँ जहाँ हिट हुआ है ये उसको शो कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जितने भी डॉटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब ये डॉटेड वैल्यूज़ क्या शो कर रही हैं कि किसने कहाँ पर हिट किया। हम देख रहे हैं ना तो ये टारगेट के आसपास आ रहा है और ना ही ये जितनी भी जितने भी बार इन्होंने हिट किया वो सभी अलग अलग जगहों पर हिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ना तो इनके अंदर एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। नेक्स्ट सेकंड, इस वाले केस में जब हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हीटिंग हुई है, सारी की सारी जो हीटिंग हुई है, ये देखिए कहाँ पर हुई है, एक ही जगह पर हुई है, लेकिन ये सेंटर या टारगेट पॉइंट जो होता है, यहाँ पे बीच का जो टारगेट पॉइंट होता है उससे दूर है। तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रिसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेसी लो है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थर्ड डायग्राम के अंदर ये क्या कह रहा है कि जितने भी टारगेट हमने लिए हैं वो मेन टारगेट या सेंटर के आसपास ही हैं, लेकिन जो जितने भी हीटिंग हुई है वो सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी पर है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाई एक्यूरेसी पे है क्योंकि टारगेट के सेंटर पॉइंट जो है टारगेट है उसके आसपास ही है, तो हाई एक्यूरेसी तो हो गई, लेकिन ये जितने भी हिटिंग हुई थी उन सब के बीच में गैप ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इनकी प्रिसीजन जो है वो लो है। और जब फोर्थ डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टारगेट के पास में और जितने भी नंबर ऑफ हिटिंग हुई हैं सारी की सारी सेंटर में ही हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है। ठीक है, तो इन डायग्राम से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आसानी से समझ सकते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू द करेक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्यूरेसी क्या है कि हाउ क्लोज, कितना पास में है द मेजरमेंट टू द करेक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। जबकि प्रिसीजन क्या कहता है, प्रिसीजन इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स की क्लोजनेस कितनी है वो प्रिसीजन डिफाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है योर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक्यूरेसी के अंदर मेजरमेंट हमारे जो होते हैं वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के क्लोज होते हैं, जबकि प्रिसीजन के अंदर द मेजरमेंट विल बी सिमिलर एवरी टाइम। जो हमारे मेजरमेंट्स आएंगे वो सिमिलर होंगे हर टाइम जितनी बार भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? तो ये तो था हमारे लिए एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि जिनका यूज़ जो है हम एरर कैलकुलेशन में करते हैं। नंबर एक उसमें लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है, सपोज करिए जो हमारा स्केल होता है, ओके, तो सपोज करो ये हमारा स्केल है। ठीक है, तो स्केल के अंदर हम इस तरीके से देखते हैं कि ये मिलीमीटर्स में और फिर एक बड़ी लाइन आती है सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट इस टाइप से चलता जाता है, फिर यहाँ पे लिखा आता है 2 सेंटीमीटर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई आप इस स्केल से कम कितनी डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर हम 1 मिलीमीटर की जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि और एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 मिलीमीटर जो है ये कम से कम लीस्ट वैल्यू है। तो ये जो लीस्ट वैल्यू है इस स्केल की, यही लीस्ट वैल्यू कहलाती है लीस्ट काउंट। ठीक है, इसी लीस्ट वैल्यू को हम कहेंगे कि ये है इस स्केल का लीस्ट काउंट। अब सपोज करिए कोई ये 1 सेंटीमीटर की जगह हम यहाँ पे 100 पार्ट्स कर देते, 10 पार्ट्स की जगह यहाँ इसके अंदर हमने 100 पार्ट कर दिए होते, तब हम क्या कहते हैं कि सर अब जो है हम 1 mm नहीं, अब 0.1 mm की एक्यूरेसी के साथ हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल, ये देखिए ये बढ़ते 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 कहाँ तक जाता है, ये सपोज करो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, तो यानी कि मैक्सिमम हम यहाँ से 15 सेंटीमीटर की लेंथ जो है मेज़र कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जब लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, ओके, तो सपोज करिए हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है अगर, तो लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू टोटल कितनी रीडिंग ले सकते थे, हम ले सकते थे 15 सेंटीमीटर्स, डिवाइड कर देंगे इसको किससे कि 15 सेंटीमीटर और टोटल पूरे स्केल में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। तो हम देखते हैं कि एक डिवीज़न में 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स थे, टोटल है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 15 डिविजन्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/10 सेंटीमीटर, या लीस्ट काउंट उस स्केल के लिए हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, और इसी को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। क्लियर है? अब जैसे हमने एक एग्जांपल वोल्ट मीटर का लिया, सपोज करो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही हैं
यहाँ पर है 0, 1, 2 एंड 3। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, ये है इसकी नीडल जो कि रीडिंग को बताएगा। ठीक है, अब हम जब इसको मेज़र कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 0 से 1 तक के बीच में 10 पार्ट्स डिवाइडेड हैं, 1 से 2 के बीच में भी 10 पार्ट्स डिवाइडेड हैं, 2 से 3 के बीच में भी 10 पार्ट्स डिवाइडेड हैं। तो इसका मतलब टोटल वोल्ट मीटर की टोटल रीडिंग कितनी हो गई? टोटल रीडिंग तो कह रहा है कि इसका लीस्ट काउंट जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि टोटल रीडिंग कितनी है? टोटल रीडिंग है सर 3 वोल्ट की। डिवाइड कर देंगे कितना? 0 से लेकर 3 के बीच में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितने डिविजन्स हैं? हम कहेंगे कि 1 में 10 हैं, 3 में 30 हो जाएंगे। तो डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये कितना हो गया? 1/10 वोल्ट और 0.1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो कितने टाइप्स ऑफ एरर्स हैं? बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ एरर हो सकती हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो एरर्स को कैटेगराइज किया है 3 टाइप में, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर में क्या होता है? ग्रॉस एरर में जो भी ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं वो सभी ग्रॉस एरर्स में काउंट कहलाती हैं। जैसे वही टेम्परेचर वाला, हमने टेम्परेचर मेजरमेंट का हमने एक एग्जांपल लिया था। तो सपोज करो टेम्परेचर मेजरमेंट किया, रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग के अंदर 31.5 डिग्री सेल्सियस का हमने रीडिंग लिया, लेकिन एक्चुअल रीडिंग कितनी थी? 21.5 डिग्री। तो ये जो डिफरेंस आया ये किसकी वजह से आया? ये सपोज करो हमने थर्मोमीटर को अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर रख के देखा या फिर उसको नीचे रख के देखा, तो इसकी वजह से ये डिफरेंस जो है वो पैदा हुआ। तो इसको हम करेंगे ग्रॉस एरर के अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप की जो एरर्स होती हैं इनको हम बार बार मेज़र करके, यानी रिपीटेड नंबर ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स की सहायता से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल एरर्स को काउंट करता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट में जो भी शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, जो भी कमियां आ रही हैं, लीस्ट काउंट में कमी है, जो अगर सपोज करो कि हमारे जो 0 एरर आ रही है, तो ये इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो सब काउंट होती हैं सिस्टमैटिक एरर्स में। दूसरा है एनवायरमेंटल एरर। तो एनवायरमेंटल का मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर में डिफरेंस आ गया, तो ये सब में इस टाइप के जो एरर्स होंगी उनको हम यूज़ करेंगे सिस्टमैटिक एरर्स में। और ऑब्जर्वेशनल का मतलब जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उस टाइम पे जो जो एरर्स आई हैं, जैसे पैरालैक्स बताया था हमने, पैरालैक्स क्या होता है? तो पैरालैक्स की वजह से कोई एरर आ गई, इनएक्यूरेट एस्टिमेशन की वजह से आ गया, स्केल रीडिंग गलत हो गई उसकी वजह से कोई एरर आई। तो ये सब जो एरर्स हैं ये ऑब्जर्वेशनल एरर्स में है। और ये जितनी भी हमने पढ़ी हैं अभी, जो इंस्ट्रूमेंटल है, ऑब्जर्वेशनल है, एंड एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, ये तीनों को हम कैटेगराइज करते हैं सिस्टमैटिक एरर के अंदर। अब इनके अलावा जो भी एरर बची वो सभी को हम रैंडम एरर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कई सारी ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, वो या फिर उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो एरर्स बचेंगे उनको हम यूज़ करेंगे रैंडम एरर के अंदर। चलिए, ये है टाइप्स ऑफ कैलकुलेटेड एरर। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटेड एरर्स हैं। कैलकुलेटेड एरर का मतलब क्या हो गया कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उस केस में एरर्स को फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं। या तो हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करें, या फिर रिलेटिव, या फिर परसेंटेज एरर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज करो हमारे पास में कोई लेंथ की रीडिंग आ रही है, कोई बार है, उस बार की रीडिंग हमें लेंथ की मेजरमेंट करनी है। तो अगर उसकी हम कहें कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया एक्स टी से, एक्चुअल वैल्यू को मैंने लिख दिया एक्स टी से। हमने कहा कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमारे पास में रीडिंग आ रही है 10.1 या फिर 9.9
या फिर 9.8, नेक्स्ट रीडिंग ली 10.2, नेक्स्ट रीडिंग ली फिर से 10.1। तो सपोज करो ये हमारे पास में 5 रीडिंग्स आई हैं, ठीक है, ये 5 रीडिंग हमने ली। तो अब यहाँ से एब्सोल्यूट एरर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट मेजरमेंट था 10.1 का, माइनस कर देंगे इसको 10, ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर की एरर आई, ये डेल्टा एक्स वन कह दीजिए। फिर डेल्टा एक्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स टू हो जाएगा 9.9 में से माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर को, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी माउस का यूज़ कर रहे हैं इस वजह से गड़बड़ हो रही है, जान ही रहे हैं सब कोई। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 को कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, थर्ड रीडिंग आई हमारे पास में 9.8, इसको माइनस करेंगे 10 इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव में 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सारी रीडिंग्स को यूज़ करते जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, इनका हम एवरेज ले सकते हैं। अब या तो हम इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं या फिर इनका एवरेज भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो इन सभी एरर्स को हम सम अप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स आए थे, जितनी बार किए हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इस टाइप से हम एब्सोल्यूट एरर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जनरल फार्मूला हमने क्या बनाया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स टी। एक्स आई तो यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है वो है, और एक्स टी जो है वो ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कह रहा है कि जो डेल्टा एक्स आया है, जो एब्सोल्यूट एरर आई है, इस एब्सोल्यूट एरर को अगर उसकी जो ट्रू वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा रिलेटिव एरर, और इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा परसेंटेज एरर। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल होगा तो उस न्यूमेरिकल से इन सभी एरर्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ये पूरा लेक्चर वापस से रिपीट करके अच्छे से सेल्फ स्टडी भी करिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछिए, मैसेज करके पूछिए। ओके, थैंक यू।